अंतर चुनाव की पहली तस्वीर साफ हो गई है। जी आपको बता दें कि सोमवार को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख थी और अब कुल मिलाकर 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो है वो ये है कि ये मुख्य मुकाबला जो है वो कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच में ही रहने वाला है। सबसे ज्यादा अहम बात ये देखी गई कि इस चुनावी मैदान में नरेश नाम का भी एक कैंडिडेट है जिसने चुनाव चिन्ह मांगा था गन्ना। वही चुनाव चिन्ह जो है वो नरेश मीणा भी मांग रहे थे, लेकिन लॉटरी सिस्टम से नरेश मीणा को चुनाव चिन्ह अलॉट हुआ है गन्ना। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। बारिश का पूरा माहौल है राम जी, लेकिन चुनावी सरगर्मियां पूरी तरीके से बनी हुई हैं। जिस तरह मौसम बदला, जैसी चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई और जिसमें देखने वाली बात है अंतर जो विधानसभा के उपचुनाव है जिसमें दो पार्टियों के उम्मीदवारों की घोषणा की गई, जिसमें प्रमोद जैन भैया कांग्रेस से और बीजेपी से मोरपाल सोन। वही निर्दलीय प्रत्याशी तीसरे नरेश मीणा मैदान में, और इनको जो गन्ना चुनाव चिन्ह मांगा था वही लॉटरी में इनको मिला। तो ऐसे में कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला और रोचक मुकाबला होने वाला है। इस स्थिति स्पष्ट हुई। 15 प्रत्याशी अभी तक सामने हैं जो कि चुनाव मैदान में, एक नरेश नाम का भी प्रत्याशी मैदान में। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को संशय बनेगा और कहीं ना कहीं चुनाव में बड़ा रोचक होने वाला। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला के साथ में 12 जिले का अंतर विधानसभा को चुनाव हो रहा है। जी बिल्कुल। देखिए राम जी, चूंकि चुनाव है, राजनीतिक चाल भी बहुत सारी चली जाएंगी। क्या ये जो दूसरा प्रत्याशी है नरेश, इन्हें किसने मैदान में उतारा है? क्या कोई ऐसी जानकारी भी सामने आई है? जिस तरह से कहीं ना कहीं कोई किसी राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप होगा कि एक ही सेम नाम के और एक ही चुनाव चिन्ह मांगने वाले, कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक पार्टी इन्वॉल्व होगी जिसने इसको उम्मीदवार खड़ा किया। और कहीं ना कहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा है जो कि किसी पार्टी विशेष के वोट काटने की क्षमता रखता हो, इसी चीज को लेकर इन्होंने जो प्रत्याशी खड़ा करा कि इससे वोट नरेश मीणा की कट जाए लेकिन पार्टी की ना कटे। कहीं ना कहीं कोई चाल के तहत इसको खड़ा किया गया मैदान में। और दोनों की चुनाव चिन्ह एक ही मांगना तो कहीं ना कहीं संशय पैदा करता है कि कांग्रेस या बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इन्होंने उम्मीदवार डमी कैंडिडेट इन्होंने खड़ा किया है जो कि नरेश मीणा के वोट काट सके। कितना नुकसान हो सकता है? जी बिल्कुल, नुकसान ज्यादा तो नहीं होगा। जो समझदार वोट है वो सब चीज सिंबल देख के देते हैं, नाम देख के देते हैं, पूरा पढ़ते भी है, बैलेट पेपर सब कुछ देखा जाता है, बाकायदा ईवीएम मशीन को भी पढ़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। 200-500 वोट जो अनजान वोट मतदाता होते हैं, लेकिन एक वोट की भी कीमत है और गांव का जो आदमी है वो बहुत भोला होता है। क्या नरेश को ध्यान में रख के ही अपना वोट दे दे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं भोला होता है। कहीं ना कहीं हालांकि जिस तरह से जो चुनावों के दौरान होते हैं, जो गांव में जाते हैं प्रत्याशी होते हैं, वो उनके कार्यकर्ता होते हैं, पूरी तरह समझाते हैं कि तीसरे नंबर पे आएगा कि चौथे नंबर पे आएगा, तो पूरी चीज़ समझाते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गलती है और कुछ ना कुछ 150 वोट का ही नुकसान होता है। राजनीतिक पार्टियां 50 वोट एक वोटों से हारने जीत रहती है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को नुकसान, ये जो प्रत्याशी वो नुकसान पहुंचाने वाला। जी अच्छा, चूंकि अब चुनाव की पहली तस्वीर आखिर साफ हो गई है कि कितने प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन जो मुख्य लड़ाई है वो किनके बीच में लड़ी? बिल्कुल, मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के साथ में निर्दलीय प्रत्याशी त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। हालांकि देखने वाली बात है कि निर्दलीय प्रत्याशी अपना पूरी तरह से जोर लगा रहा है, जिसके साथ जनसंपर्क के दौरान भीड़ उमड़ रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में मुसीबत पैदा होने वाली है, कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी होने वाली है और कहीं ना कहीं किसी को नुकसान पहुंचे। और त्रिकोणीय मुकाबला में किसी की संभावना अपन पहले से जता नहीं सकते कि कौन जीत सकता है और कौन हार सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मामला रोचक रहेगा 12 जिले का अंतर विधानसभा का, और जो कि हमेशा से चर्चाओं में रहा है। और राजस्थान में एक ही विधानसभा उपचुनाव है, तो ऐसे में पूरा जो राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम लगाएंगी यहाँ पर चुनाव प्रचार के दौरान। ये लोग यहीं मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता भी चुनाव प्रचार में आने वाले, बीजेपी के भी दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में आने वाले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला इनमें रहने वाला है। निर्दलीय प्रत्याशी अपनी भूमिका निभा रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को वोट वो काटेगा और कहीं ना कहीं बराबर पे या पहुंचने या जीतने जैसी संभावनाओं में तो समय आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुकाबला कड़ा इनमें होने वाला है। मुकाबला कड़ा है आप ये कह रहे हैं, लेकिन एक चीज है, चूंकि बीजेपी का जो बागी मैदान में था उसने अपना नाम वापस ले लिया है, रामपाल मेघवाल। लेकिन कांग्रेस के बागी अगर कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा रही है नरेश मीणा की, क्या ये प्रमोद जैन भाई को नुकसान पहुंचा सकती है? जी बिल्कुल, वोट ज्यादातर कांग्रेस की कटने की संभावना नजर आती है। जो जिस कांग्रेस विचारधारा के लोग इनके साथ जुड़े, एसडीपीआई थी वो भी इनके साथ जुड़ी है नरेश मीणा के साथ में, वोट कांग्रेस के कटने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि नुकसान कांग्रेस को सबसे ज्यादा होने वाला है। बीजेपी के जो दो प्रत्याशी थे, एक प्रत्याशी जो पूर्व विधायक थे रामपाल मेघवाल, उन्होंने नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी को समर्थन किया। एक संतोष सुमंती जो कि मांगरोल की रहने वाली, उन्होंने भी बीजेपी के समर्थन करते हुए और आज पार्टी के वहाँ कार्यालय में पहुंचकर नामांकन अपना वापस लिया गया है।
और घोषणा कर दी गई है रामपाल मेघवाल मोरपाल सुमन के पक्ष में चुनाव प्रचार की। तो कहीं ना कहीं इसके मैदान बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ में दो लोग टूट के आए, लेकिन कांग्रेस अभी ऐसी स्थिति कहीं पे नहीं आई कि इनके साथ में कोई आया और जिसने समर्थन किया हो कि भाई हम जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं प्रमोद जैन वो उसको समर्थन करते हैं, ऐसा कहीं पे नहीं है। लेकिन बीजेपी की तरफ, बीजेपी के खेमे में जरूर दो जो प्रत्याशी थे वो मैदान में सामने आए थे और उन्होंने अपना नामांकन वापस बीजेपी के पक्ष में लिया। इस विधानसभा में ये कहा जाता है कि कांग्रेस बीजेपी मिले हुए, बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं। कुछ जगह ऐसा भी देखने को मिला जहां बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो नरेश मीणा के साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी में जो नीचे के कार्यकर्ता हैं या स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, इसीलिए वो नाराज हैं बीजेपी। बिल्कुल, जिस तरह से चुनावों देखा जाता है दोनों पार्टियां लड़ती हैं, लेकिन जब जिस तरह लोगों के पास सूचनाएं आती है कि कांग्रेस का नेता बीजेपी के नेताओं का काम करता है, बीजेपी का नेता कांग्रेस का काम करता है, तो कहीं ना कहीं जो जनता वोट देती है वो अपने आप को ठगा महसूस करती है कि राजनीतिक पार्टियां के बड़े ऊपर के नेता होते हैं, सब एक साथ नजर आते हैं, एक दूसरे का बुरा नहीं कर पाते, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट पर ग्रामीण क्षेत्रों में होता है कार्यकर्ता अपनी जी जान लगाता है और आपस में लड़ने तक को तैयार हो जाता है पार्टियों के लिए। लेकिन वो जिस तरह के ऊपर जो पार्टी के लोगों के जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं, अंतर विधानसभा से ज़्यादा देखा जाता है कि बीजेपी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है, किसको हराना किसको जिताना ये रणनीतियाँ पहले से तय हो जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की चर्चा का विषय बनना ही है, ऊपर राजनीतिक पार्टी एक मिली होती है और यहाँ पर लोग आपस में बीजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। जी। लेकिन अगर कास्ट फैक्टर की बात करें, चूंकि सीट पर मुद्दे कम है लेकिन जातीय समीकरण जो है वो पूरी तरीके से सत्ता हुआ दिखाई दे रहा है, लोग भी कह रहे हैं कि कास्ट के नाम पर वोट करेंगे क्योंकि मुद्दे यहाँ पर गौण हो गए हैं। तो ऐसे में कास्ट फैक्टर क्या आप देख पा रहे हैं? कास्ट फैक्टर सबसे ज्यादा यहाँ पर काम करने वाला, माली समाज सबसे ज्यादा वोटर बताया जाता है। माली समाज के कैंडिडेट इसी हिसाब से राजनीति बीजेपी ने माली समाज के कैंडिडेट खड़ा किया। पूर्व में भी माली समाज से प्रभुलाल सैनी जैसे यहाँ पर रहे, मंत्री भी बने, तो कहीं ना कहीं कास्ट फैक्टर यहाँ पर काम करेगा। मीणा समाज है जो कि अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव रखता है, मीणा समाज भी कहीं ना कहीं कांग्रेस वोट था वो नरेश के साथ नजर आता है, तो कहीं ना कहीं कास्ट फैक्टर कर रहा है। धाकड़ समाज जो कि ज़्यादातर बीजेपी में रहता है, कांग्रेस में कम रहता है। मुस्लिम समाज जो दूसरा कम्युनिटी है वो कांग्रेस में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल कास्ट फैक्टर यहाँ पर काम करने वाला है। कास्ट के हिसाब से भी वोट दिए जाएंगे और जिस तरह माहौल बनाया जा रहा है वो कास्ट को देख के जा रहा है कि एक माली समाज का लड़ रहा है तो अपन उसको वोट करना, तो ये चीज़ तो है, स्वाभाविक बात है। कांग्रेस जो मीणा समाज है वो भी नरेश के प्रति अपने आप को समर्पित करता नजर आता है, कई जगह पे उसके प्रचार करते दिखते हैं। लेकिन स्थितियाँ क्या बनती हैं वो तो खैर आने वाला समय 11 नवंबर के बाद ही पता चल पाएगा कौन किसके पाले में ज़्यादा बैठा है और क्या परिस्थिति बनी और कौन जीत पाता है। जी हाँ, चल। लेकिन कास्ट फैक्टर यहाँ अभी फिलहाल क्या बन रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति के भी बहुत सारे वोट हैं। अब जो अनुसूचित जाति को साथ लेगा, जो मीणा समाज को साथ लेगा या धाकड़ समाज को साथ लेगा, माली समाज को साथ लेगा, तो ऐसे में क्या एक कास्ट फैक्टर बन रहा है कि एक प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है, क्या उनकी जीत का अंतर रहेगा? जी बिल्कुल, जाति का फैक्टर सबसे ज़्यादा होता है। अगर माली समाज का कोई लड़ता है और 40,000 मतदाता ज़्यादा यहाँ पर बताए जाते हैं माली समाज, अगर उनमें 30,000 मतदाता एक तरफ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं मामला रोचक होता है। मीणा समाज लगभग 25-30,000 यहाँ मतदाता है, तो ऐसे में अगर मीणा समाज एक तरफ जाता है तो कहीं ना कहीं जिस पार्टी को फायदा होने वाला है, जिसके साथ में समाज के लोग जाएंगे उसके हिसाब से उसको फायदा मिलने वाला है। मीणा समाज से उम्मीदवार निर्दलीय रूप में नरेश मीणा है, माली समाज से रामपाल मेघवाल, उन्होंने तो क्या नाम वापस ले लिया, इन्होंने रामपाल मेघवाल एससी के थे, उन्होंने नाम वापस ले लिए। मोरपाल सुमन है जो माली समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं जाति देख के भी वोट यहाँ पर होता है। और कई लोग जो होते हैं हम तो जाति देख के वोट देंगे तो हमें तो हमारा आदमी चाहिए, तो कहीं ना कहीं जाति फैक्टर बहुत बड़ा यहाँ पर यहाँ अंतर विधानसभा में काम करने वाला है। SDPI हालांकि जो कि SDPI संस्थान है, ज़्यादातर मुस्लिम उसमें जुड़े रहते हैं, वो लोगों ने नरेश के प्रति अपना विश्वास जताते उसका समर्थन किया गया है, तो कई जो कम्युनिटी के वोट हैं वो भी नरेश मीणा को आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन मुकाबला कड़ा होने वाला है, त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। पहले से किसी का कयास लगाना बहुत असंभव लग रहा है। यहाँ पर जिस तरह चुनाव प्रचार में भीड़ देखी जा रही है, जो प्रत्यक्ष उनके साथ में जिस तरह से कारोबार नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग इनसे जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं बल्कि त्रिकोणीय मुकाबला बैठने को दिखा है। त्रिकोणीय मुकाबला आप ये कह रहे हैं, लेकिन देखिए चूंकि अगर नरेश मीणा की बात करते हैं, मीणा समाज उनके साथ नजर आ रहा है लगभग जो हमने बात की है, धाकड़ समाज उनके साथ नजर आ रहा है, SDPI का समर्थक उनको मिल गया है, तो मोमडन जो समाज है, मुस्लिम समाज है, वो भी उनके साथ नजर आ रहा है। अब क्या अगर वो अनुसूचित समाज को भी साध लेते हैं तो क्या उनकी जीत सुनिश्चित हो सकती है? जी बिल्कुल, अगर जिस तरह से अगर इनके आंकड़े इनके जो प्लानिंग चल रही है, वही धाकड़ समाज है, मीणा समाज है, ये लोग साथ में आते हैं, मुस्लिम समाज साथ में आता है, स्वाभाविक बात है वोट संख्या में ज़्यादा यही है, तो कहीं ना कहीं एक तरफ करवट बैठ सकता है। लेकिन फिर भी परिस्थिति नहीं बदल, अभी बहुत सारी अभी
अभी बहुत टाइम है, कितनी चालन चली जाती है नेताओं के द्वारा, किस तरह किसको लुभाया जाता है, किसको मनाया जाता है और किसको अपने पक्ष में किया जाता है। तो ये तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि अभी टाइम बहुत है इनके पास। अभी तो वर्तमान देखा जाए जातियों के हिसाब से मतदाता उस पर झुकाव कर रहा है। मीणा समाज है, नरेश की तरफ झुकाव करने लग रहा है। दूसरा कम्युनिटी है वो नरेश की तरफ कर रही है। एससी वोट उसको अपेक्षा है कि ये वोट भी नरेश मीणा को मिलेंगे। जहाँ कांग्रेस को अपेक्षा है कि ये वोट एससी वाले वोट हमें मिलेंगे। तो ये तो धीरे धीरे करके छटनी होना शुरू हो गया, बड़े नेताओं को मनाना शुरू हो गया, समाज के नेताओं को मनाना शुरू। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि भाई कौन समाज किस करवट में बैठता है और किस तरह की स्थिति बनती है। ठीक है, ट्रेडिशनल वोट की बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस का अपना वोट बैंक है और जिस तरीके से ये कहा जाता है कि उनके साथ प्रमोद जैन भाया कह रहा है कि जनरल की सीट है तो जनरल को वोट मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वैश्य समाज का या ब्राह्मण समाज का साथ उनको मिल सकता है, लेकिन इसके अलावा और किसका साथ उनको मिल सकता है जो उनकी जीत को सुनिश्चित करेगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो जनरल वोट होते हैं वो बीजेपी के ज्यादा माने जाते हैं। ना देखने में आएगा बीजेपी वोट होते हैं, लेकिन जनरल वोट से जो उम्मीदवार है वो प्रमोद जैन भाया है। ऐसे में लोग शायद जुड़ पाए नहीं जुड़ पाए ये तो समय बताएगा, क्योंकि लोग पार्टियों से जुड़े रहते हैं। यहाँ पर मांग भी चली थी, जनरल हो स्थानीय हो, इस तरह के मुद्दे यहाँ पर चले थे। बड़े बड़े होल्डिंग भी यहाँ पर लगे, अंतकस्से में लगे थे, लेकिन पार्टियों ने उसको नहीं देखते हुए प्रमोद जैन भाया पूर्व से घोषित थे, पहले से ही संभावना थी इनको कांग्रेस टिकट मिलना। बीजेपी जो टिकट देने का था उनमें भी कई 3-4 उम्मीदवार मैदान में आए थे। फिर छटनी होते हुए मोरपाल सुमन पर पार्टी ने विश्वास जताया गया। लोग ये फैक्टर बिल्कुल काम कर रहा है कि अंता के स्थानीय ठीक है, स्थानीय 12 जिले के रहने वाले हैं। प्रमोद जैन भाया भी 12 जिले का, नरेश मीणा भी 12 जिले का, मोरपाल सुमन भी 12 जिले का। ऐसे में जो जनरल की बात चल रही थी, जनरल कैंडिडेट में एक की बात करें तो एक प्रमोद जैन भाया मैदान में है। लोगों को कहना है कि जब जनरल सीट है तो जनरल का यहाँ पर लड़ना चाहिए, लेकिन पार्टी सब चीज़ देखनी पड़ती है। जो पार्टी से जुड़ा भी हो, लंबे समय तक काम करता हो, जो पूरे लोगों को साथ में लेके चले, पार्टी में इमेज हो, ऐसे लोगों को टिकट देते हैं। हालांकि इस तरह का नहीं रहा। आज जनरल सीट है, नरेश मीणा एसटी से आते हैं लेकिन फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं। मोरपाल सुमन है ओबीसी से आते हैं, जनरल की सीट पर लड़ रहे हैं। तो चुनाव तो कोई लड़ सकता, किसी को अधिकार बनता है, लेकिन जो वैश्य समाज का वोट है, जनरल जाति वोट है, वो किस करवट बैठता है, ये धीरे धीरे स्पष्ट स्थिति कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगी, जब पता चल पाएगा कि कौन किस पाले में बैठता है। लेकिन मुकाबला इतना जरूर है कि अंता विधानसभा इस बार रोचक होने वाला है, पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बनने वाला है। और कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी बन के आएगा, यानी कि इससे ये पता महसूस होगा कि समझदार वोटों ने समझदार आदमी को चुना है। ठीक है, आपने चूंकि मोरपाल सुमन का जिक्र किया, ये कहा जाता है कि धाकड़ समाज जो है वो बीजेपी को वोट करता है, लेकिन धाकड़ समाज नरेश मीणा के साथ नजर आ रहा है। अब चूंकि प्रदेश में सरकार भी बीजेपी की है, स्थानीय कार्यकर्ता है मोरपाल सुमन, तो ऐसे में कितना फैक्टर माना जाए उनकी जीत का, क्योंकि साधारण कार्यकर्ता रहे हैं, बीजेपी ने टिकट देने में भी बहुत समय लगाया, तो ऐसे में क्या लगता है कि जीत पाएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से धाकड़ समाज के जो कई नेता हैं वो नरेश के साथ में नजर आ रहे हैं, लेकिन जो पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, ऐसे बीजेपी के जो परमानेंट जुड़े हैं वो लोग बीजेपी में आज भी हैं, कांग्रेस में भी कुछ लोग हैं तो कांग्रेस में ही हैं। लेकिन जो जिस तरह से नए नेता या कहीं किसी पार्टी नहीं जुड़े वो लोग नरेश के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन वो कितना समाज को तोड़ पाते हैं, कितना डिवाइडेशन कर पाते हैं, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा कि धाकड़ समाज को कितना बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा, कितना कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा। ऐसे में क्या परिस्थितियाँ बनती हैं वो तो आने वाले समय दोनों पार्टियों में, दोनों समाजों के रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर धाकड़ समाज बीजेपी कम्युनिटी का माना जाता है कि बीजेपी को वोट करते हैं। और बीजेपी से इनको टिकट भी मिला है। पूर्व में हीरालाल नागर है जो कि धाकड़ समाज से आता है, उनको टिकट मिला था। नरेंद्र नागर को टिकट मिला। तो ऐसे में उनको मनाने का बीजेपी के पास विकल्प है। हालांकि धाकड़ समाज के नेता भी यहाँ पर कैंप करने वाले हैं बीजेपी की तरफ से कि भाई ये लोग बीजेपी को वोट करें। सुरेश धाकड़ है जो कि वो भी विधायक हैं, वो भी यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं धाकड़ समाज को खींचने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ धाकड़ समाज के नेता नरेश के साथ भी है, लेकिन वो कितना तोड़ के ला पाते हैं ये इधर। दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रमोद जैन भाया के साथ भी धाकड़ समाज के कुछ नेता हैं, वो कितना अपना प्रभाव समाज में बता पाते हैं और कितने लोगों को तोड़ के लाते हैं, ये तो देखने वाला समय ही बताएगा कि कितने लोगों को तोड़ के अपने पक्ष में किया गया। जी क्योंकि राम जी, आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, क्या ये चुनाव अलग है? पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ, चूंकि ये तो उपचुनाव है, लेकिन 2023 का विधानसभा चुनाव देखिए, 2018 का विधानसभा चुनाव देखे, तो उनसे कितनी तस्वीर ये अलग है? बिल्कुल, 12 जिले की सबसे बड़ी तस्वीर ये रहती है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। जब भी लोग कहते हैं कि दोनों पार्टी मिली हुई है। जिस सरकार होती है, बीजेपी की सरकार होती है तो बीजेपी के विधायक चुन के आते हैं। कांग्रेस सरकार की संभावना होती है 5 साल बाद में तो कांग्रेस के चुन के आते हैं। तो ये फैक्टर यहाँ पे काम करता नजर आ रहा है। आपने देखा होगा अभी प्रमोद जैन भाई आ रहे थे, बीजेपी जीती थी। तो हर साल 5 साल का फिक्स रहता है, सरकार भी बदलती है और विधायक भी बदलता है। कहीं 1-2% कहीं अब बाद हो तो अलग बात है 12 जिले में, लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिला।
हमेशा चारों सीटें कांग्रेस की जाएंगी, फिर बीजेपी की जाएंगी, फिर कांग्रेस जाएंगी, फिर बीजेपी। अब ये 2.5 साल 2 साल में चुनाव हो रहा है, तो यहाँ तो सोचने वाली बात है कि अब कौन करवट बैठने वाला, कि 5 साल अभी पूरे नहीं कर पाए विधायक, किसी मुकदमे में जेल में और विधायकी तक जानी पड़ी, लेकिन 2 साल में बदलता पहली बार देखने को मिलेगा कि अब बीजेपी थी कि बीजेपी आ पाएगी, या फिर कांग्रेस आएगी, बीजेपी के बाद में कांग्रेस आना है। लेकिन फिर बीजेपी आती है तो बहुत बड़ी बात देखने को मिलेगी। 2 साल में लोगों को मन भर गया बीजेपी से और कांग्रेस का नेता चुना या निर्दलीय चुना। लेकिन परिस्थितियाँ जो आंकड़े बोलते हैं वो यही बोलते हैं, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, और यही मुद्दा गांव में चलता है। तो भाई ये साहब उसमें मिलकर वोट करते हैं कि यार इस साल बीजेपी की सरकार बनने वाली है तो बीजेपी वोट कर दो, अगली बार कांग्रेस बनी कांग्रेस वोट कर दो। तो ये चीज़ तो आपको देखने को अपन को मिलती है। जो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ भी लोग चर्चा करते हैं, जब भी आरोप नेताओं पर भी लगाते हैं कि सब मिले हुए हैं। लेकिन एक चीज बताइए, चूंकि जिस तरीके से अब लोग ये कह रहे हैं कि अभी कुछ कहना संभव नहीं है, और हालांकि बहुत जल्दबाजी भी होगी, अभी चुनाव कुछ दिन तो दूर है, लेकिन अभी की तस्वीर अगर हम देखें तो किसके बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है? जी, कड़ा मुकाबला वैसे देखा जाए तो बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला। निर्दलीय नरेश मीणा भी टक्कर छोड़ के, क्योंकि यहीं के स्थानीय निवासी, उनके साथ भी भीड़ जबरदस्त लोगों के सामने देखने को मिल रही है। जनसंपर्क करते हैं लोग, दिल से जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुकाबला तो त्रिकोणीय रहेगा। और ज़्यादा हार जीत की बात करें तो ज़्यादा हार जीत नहीं रहने वाली, 2-2.5 हज़ार वोटों के आसपास हार जीत रहेगी। पहले भी 3,000 वोटों से कमललाल मीणा जीते थे। तो इतना कड़ा मतलब मुकाबला रहने वाला है कि जिसको अपन ये नहीं कह सकते अपन कि कौन एक तरफा जीतने वाला। लाला क्योंकि आपने जीत की बात की है, क्योंकि 1.5 लाख के समथिंग, जी एक बार लगभग 2,27,000 जी जी, जैसे आप कह रहे हैं कि 2,27,000 मतदाता हैं, और अगर वोट पड़ेगा तो 1,80,000 के तकरीबन पड़ेगा। 60 से 70-75% वोटिंग यहाँ पे होती है, और हमेशा होती है। 70-75% मानते हैं, लगभग 2.25 लाख वोट के आसपास यहाँ पर पड़ने वाले हैं। हाँ जी। अब चूंकि ये कहा जा रहा है कि 50-50 हज़ार सबके मान लेते हैं, और जो अंतर है वो बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, 20-30 हज़ार से जीत तय हो जाएगा। हारने जीतने वाले को लगभग 55-60 हज़ार वोट इनको लाने पड़ेंगे। और 55 जिनके पास जो आंकड़े, जो तीनों प्रत्याशी जो कि त्रिकोणीय मुकाबला, इनके तीनों के पास आंकड़े यही चल रहे हैं, 60 हज़ार वोट मेरे आने वाले हैं, 60 हज़ार इनके आने वाले। तो स्थिति तो बिल्कुल क्लियर है कि 60 हज़ार के आसपास जो जीत आएंगे वोट वो जीतने वाला। सब समाजों से आंकड़ा लगा रहे हैं कि हमारे 40 हज़ार, ऐसे माली समाज 40 हज़ार वोट है, मुझे 20 हज़ार वोट चाहिए। हालांकि पूरा सारी माली समाज भी ऐसा नहीं है कि पूरा एक तरफा माली समाज की वोट करता हो, कि धाकड़ समाज एक तरफा वोट करता है, उनके वोट भी कटने हैं। इनमें भी आपस में गुटबाजी रहती है, समाजों में भी रहती है, लोगों में रहती है, विचारधारा अलग अलग होती है। तो कहीं ना कहीं जो 60 हज़ार वोट लेके आएगा वो जीत का उम्मीदवार होने वाला है। और हार जीत की बात करें तो ज़्यादा फैसला नज़र नहीं आ रहा है। अभी की परिस्थिति देखा जाए तो 2,000-5,000 वोट हाईएस्ट वोटों से जो जीतेगा उम्मीदवार, लेकिन तीनों अभी स्पष्ट और क्लियर किसी से कहा नहीं जा सकता कि कौन उम्मीदवार यहाँ जीत सकता है, कौन जो प्रत्याशी कांग्रेस का है, बीजेपी का, निर्दलीय जीतने वाला है। तो इनसे आइडिया लगा सकता है कि हालांकि ये सबका कैलकुलेशन चल रहा है। जो पार्टियां निर्दलीय है, नरेश मीणा भी सोच रहा है 20 हज़ार 30 हज़ार मेरे मीणा समाज है, दूसरे वोटों के SC वोट आएंगे और मेरा से ये मैं जीत सकता हूँ। लेकिन जीत पाना बड़ा टिपिकल काम होता है दोनों पार्टी, तीनों लोगों के लिए, भाई निर्दलीय को भी और दोनों पार्टी को। मुकाबले के साथ देखा जाए तो घमासान यहाँ पर होने वाला है। पूरी जी जान ये पार्टी के नेता लगाने वाले हैं। बीजेपी पूरी दमखम से चुनाव यहाँ पे लड़ रही है। सरकार है बीजेपी की, वो भी अपना जितना उपयोग कर सकती है नेताओं इतना उपयोग करेगी। कितने समाज के नेताओं उपयोग कर सकते हैं, इतने समाज के नेताओं उपयोग करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस है, वहाँ भी पूरे दिग्गज, पूरे सोनिया गांधी तक का इसमें टूर में बना हुआ है कि यहाँ पर सभाएं करेंगी, लोगों जनसंपर्क करेगी। तो जी जान तो दोनों पार्टियां लगा रही है। लेकिन आप कह रहे हैं जी जान दोनों पार्टियां लगा रही हैं। अब चूंकि कांग्रेस का भी अपना वोट बैंक है, प्रत्याशी भी मैदान में है, बीजेपी का भी अपना वोट बैंक है, लेकिन नरेश मीणा के लिए क्या ये मुश्किल हो सकती है? क्योंकि एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 60 हज़ार वोट लाने हैं, और चूंकि पहले चुनाव लड़े छबड़ा से, फिर उसके बाद देवली उनियारा गए, दौसा से भी दावेदारी की, उसके बाद अब आ गए हैं वो अंता में, स्थानीय भी नहीं है। तो ऐसे में लगता है कि वो 60 हज़ार वोट भी ला पाएंगे। मुकाबला कड़ा। जिस तरह से जो राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह दमखम से प्रचार कर रही हैं कि नरेश मीणा जो कि हर जगह बदलते रहते हैं, कभी छबड़ा चले जाते हैं, कभी उनियारा चले जाते हैं, कभी दौसा टिकट मांगते हैं, और अब 12 यहाँ जगह दिखी तो यहाँ अंतर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि हर जगह जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को रुझाना है कि भाई अगर ये हर जगह से चुनावों के लिए तैयार होते हैं तो किस तरह हमारे साथ में जुड़ पाएंगे। ये उनको सोचने वाली बात है। जनता भी समझदार है, सब समझती भी है कि अगर किसको वोट देना चाहिए जो अपने आगे पीछे काम आ सकता है। सेकंड बात डेवलपमेंट भी है। आज जो वर्तमान में नेता वो अपना विकास कार्य बता रहे हैं कि हमने ये विकास यहाँ पर किया है, यहाँ पर इस तरह का हम लोगों को विकास। कांग्रेस सरकार ही, कांग्रेस ने काम नहीं यहाँ पर ये काम किया। बीजेपी सरकार ही, प्रभुलाल सैनी के टाइम बहुत काम हुए थे,
बीजेपी के इनके लोगों के पास में अपने अपने मुद्दे हैं कि हमने यहाँ पर काम किया, लेकिन नरेश मीणा के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं कि ये दिखा सके कि अपना कौन सा यहाँ पर अपने काम किया, क्योंकि कभी राजनीति में रहे नहीं, किसी पद पर रहे नहीं। इनके लिए पूरा नए फील्ड रहेगा, लोगों को आश्वासन देना पड़ेगा क्या डेवलपमेंट करेंगे। लोग पूछें क्या डेवलपमेंट करेंगे, तो डेवलपमेंट इनको बताना पड़ेगा, जब जाके लोग अपनी तरफ आ पाएंगे। इनके पास अभी बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि हम लोग इनके तैयार हैं, इनसे लड़ने के लिए तैयार है, कांग्रेस बीजेपी की सफाई करने की तैयार है। लेकिन किस तरह सफाई करेंगे ये तो जनता सफाई करेगी जब पता चलेगा। बिल्कुल, जनता सफाया करेगी तब पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि सीट पर घमासान तेज होने वाला है, पहली तस्वीर साफ हो गई है। अब जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी वैसे वैसे ये चुनाव और रचेगा, लेकिन जीत किसकी होगी, कौन अंता का किंग बनेगा, ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।